Hey everyone, welcome back to my foundation classes your anytime classroom। तो गैस 1:30 बज चुका है और अब आप लोगों को आदत सा हो जाना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आते हो। देखो अगर यही हालत चलता रहा तो इस वीक के बाद मैं ये क्लास ऑफ कर दूंगा। अब देखो इतने मेहनत लगते हैं यार, अगर तुम लोग फिर भी अगर सिंसियर नहीं हो अपने पढ़ाई के प्रति तो फिर क्लास लेना बेकार है। ठीक है, अगर आप लोगों को यही चाहिए कि भाई आपका जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे तो फिर पढ़ाई करो जैसे करना है, मुझे उससे कोई खासा मतलब नहीं है। इतने मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी नहीं लगता है, बस आपको पढ़ना है टाइम पे। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार है मेरा मेहनत करना। ठीक है, मैं देखता हूँ इस वीक तक अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आए कि क्लास रेगुलर करना चाहिए तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो अगले वीक से मैं इस क्लास को ऑफ कर दूँगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो लाइव आओ इस वक्त। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास कोई बहाना भी नहीं है, इसलिए टाइम निकालो, जेन्युइनली टाइम निकालो और आके क्लास किया करो, नहीं तो फिर पढ़ाना बेकार है। ठीक है, चलो आई होप कि आप लोगों के समझ में आएगा। इसी होप के साथ आज का टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का स्थल लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी। आसान सा क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता से आपका। सैंधव सभ्यता का एक स्थल है लोथल और इसकी खोज किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथन रॉ के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, और ये जो लोथल है ये कहाँ है? गुजरात। गुजरात में कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद एरिया में ये पड़ता है। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज 1955 में हुई। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसको एक बार और 1962 में इसका और एक्सप्लोरेशन जो है वो और अधिक हो गया है। ठीक है, तो 1955 या 1962 दोनों आपको याद रखना है। क्लियर है? और किस नदी के किनारे है अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में उग्र का अर्थ क्या होता था? वैदिक काल में उग्र शब्द का अर्थ क्या होता था? जल्दी बताओ, वैदिक काल में उग्र शब्द का अर्थ क्या होता था? तो वैदिक काल में उग्र शब्द का अर्थ होता था अपराधियों को पकड़ने वाला। क्या होता था? अपराधियों को पकड़ने वाला, यानी जो पुलिस मैन है उनको कहा जाता था उग्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामवेद का उपवेद है? इन चारों में से आपको बताना है सामवेद का उपवेद कौन सा है। चलिए इसे आंसर करो, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो ये आपका गंधर्व वेद। देखो उपवेद इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, 4 वेद है, चारों का एक एक उपवेद आपको याद रखना है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ये है आयुर्वेद। उसके बाद आपका आया सामवेद, तो सामवेद का कौन सा है? यह है आपका गंधर्ववेद, सॉरी सामवेद का, हाँ ठीक है गंधर्ववेद। उसके बाद यजुर्वेद का अगर बात करूं तो यजुर्वेद का क्या है? यह है धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद धनुर्वेद। और अथर्ववेद का अगर बात करूं तो अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ठीक है, तो यहाँ आपसे सामवेद का पूछा गया था तो ये हो जाएगा गंधर्ववेद। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। तो बुद्ध से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ो। पहला है, बुद्ध की माता महामाया थी। दूसरा है, 14 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। तीसरा है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम वर्धमान था। और चौथा है, सन्यासी बनने के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुंचा जहां वह अपने प्रथम गुरु से मिला। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताओ। इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन कौन स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। क्या होगा आपका सही आंसर? पहला स्टेटमेंट है, बुद्ध की माता महामाया थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा है, 14 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। तो बुद्ध का विवाह बिल्कुल सही है, यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था, लेकिन 14 वर्ष की अवस्था में नहीं हुआ था इनका विवाह। इनका विवाह जो था वह 16 वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम वर्धमान था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम वर्धमान नहीं था, पुत्र का नाम क्या था? राहुल नाम था। क्या नाम था? राहुल। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और चौथा है, सन्यासी बनने के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुंचा जहां वह अपने प्रथम गुरु से मिला जिनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 4। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? तो ये हुई थी 1602 ईस्वी में। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1577 में दिल्ली में एक टकसाल स्थापित किया था, उसका प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था? 1577 ईस्वी में अकबर के द्वारा दिल्ली में एक टकसाल स्थापित किया गया था। कहीं कहीं आपको ये 76 भी मिलेगा, 1576-77 में, ठीक है। एक टकसाल स्थापित किया गया था, कहाँ? दिल्ली में। अब आपको ये बताना है उसका प्रमुख कौन था। उसका प्रमुख था ख्वाजा अब्दुल सम्मद। क्या नाम था? ख्वाजा अब्दुल सम्मद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन गलत है। अच्छा, शिवाजी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है, शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी मां जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। उनके व्यक्तित्व पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इसके बाद अगर किसी का पड़ा था तो उनके दादा कौंडदेव का, ठीक है। अगला है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। क्या ये सही है? गुरु रामदास क्या शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। इनके आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। अगला स्टेटमेंट है, 1764 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्या है? ये ईयर गलत है। 1764 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था, बल्कि 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। 1674। इनका जो जन्म है वह 1630 ईस्वी, कहीं पे आपको 1630 मिलेगा, कहीं 27 मिलेगा। याद रखना, हमेशा दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में रहेगा, क्योंकि हिस्टोरियंस के बीच में ये कन्फ्यूजन है कि इनका जन्म 27 में हुआ था या 30 में हुआ था। किसी बुक में 27 मिलेगा आपको, किसी बुक में 30 मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से किसी एक को टिक करना है। तो जब 1627 या 30 में इनका जन्म हुआ तो 1764 का तो कोई बात ही नहीं है। तो 1674 ईस्वी में गंगा भट्ट, ठीक है, गंगा भट्ट एक ब्राह्मण थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था रायगढ़ के किले में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्या है, शिवाजी ने मराठी को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की चट्टानों में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? चंद्रमा के चट्टानों का अगर बात करोगे तो बताओ कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जल्दी बताओ। तो चंद्रमा के चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन, ठीक है। वहां के चट्टानों में, यानी वहां का जो सरफेस है उसमें भी आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन का मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा तत्व है वो है सिलिकॉन। तो कौन सा तत्व यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा? सिलिकॉन, ठीक है। बहुत जगह आपको मिलेगा टाइटेनियम। अब टाइटेनियम का क्या कहानी है, आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट अगर डाला जाएगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि टाइटेनियम, या आपसे ये पूछा जाएगा कि चंद्रमा की चट्टानों में कौन सा बहुमूल्य तत्व सर्वाधिक मात्रा में है, और वहां पे आपका सिलिकॉन ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, तब आपका आंसर होगा टाइटेनियम, ठीक है। जर्मेनियम भी वहां पाया जाता है, लेकिन टाइटेनियम एक बहुत ही कीमती धातु है जो वहां के चट्टानों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इनके रेस्पेक्टिव में तो बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित बीकानेर नहर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? राजस्थान स्थित बीकानेर नहर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो ये होता है सतलज नदी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है? जल्दी बताओ। न्यूरॉन के बारे में मैंने बहुत पहले आप लोगों को एक वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने न्यूरॉन से रिलेटेड सब चीज पढ़ाया हुआ था। तो अब बताओ, अगर आपको याद है तो न्यूरॉन का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो देखो, न्यूरॉन का 3 पार्ट होता है, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ये पार्ट नहीं है न्यूरॉन का। साइट्रोन, ठीक है,
एक्सॉन, डेंड्रॉन और ट्रोम्बोन। तो इसमें से साइट्रॉन, एक्सॉन और डेंड्रॉन ये 3 पार्ट होता है न्यूरॉन में, लेकिन ये जो ट्रोम्बोन है ये नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसटीएच हार्मोन का पूर्ण रूप क्या होता है? एसटीएच हार्मोन का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी बताओ, एसटीएच हार्मोन क्या होता है? अगर फुल फॉर्म आता है तो जल्दी बताओ। तो एसटीएच हार्मोन का पूर्ण रूप है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच का फुल फॉर्म क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और ये आपका ग्रोथ हार्मोन है। और इसके एसटीएच हार्मोन जो है, या एसटीएच इसको बोल सकते हो क्योंकि हार्मोन तो उसके नाम ही आ गया, पर ऐसा लिखा जाता है एसटीएच हार्मोन। ठीक है, तो ये जो एसटीएच है, अगर ये अधिक मात्रा में आपके बॉडी में हो तो क्या होगा? ग्रोथ बहुत अधिक हो जाएगा। तो जो जेंट्स लोगों को आप देखते हो ना, जो दानवी प्रवृत्ति का होता है, दानव जैसा जिनका शरीर हो जाता है बहुत लंबा चौड़ा, तो ये एसटीएच हार्मोन के अधिकता के कारण होता है। और जिसमें एसटीएच जो है वो कम हो जाता है तो उसमें वो बौनापन का शिकायत आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म। और ये भारत का ही नहीं, शायद वर्ल्ड का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसकी लंबाई कितनी है। तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1.3 किलोमीटर। कितना है? 1.3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब पेश की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब पेश की गई थी? जल्दी बताओ, कब पेश की गई थी? तो ये पेश किया गया था 1999 में। कब किया गया था? 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र का खोज यानी अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। आपको यह बताना है किस वर्ष किया था। किस वर्ष किया था? ये 1492 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्वीकृति का आनंद उठाने के लिए उपभोग कहलाता है। सामाजिक स्वीकृति का आनंद उठाने के लिए उपभोग कैसा उपभोग कहलाता है? कैसा उपभोग कहलाता है? ये सुस्पष्ट उपभोग कहलाता है। ठीक है, सुस्पष्ट उपभोग का मतलब हो गया कि आप वैसे चीजों का उपभोग कर रहे हो जहां पे आपको सामाजिक रूप से कोई बंधन नहीं है, आप रिलैक्स हो, आप उसको क्लियरली यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? तो किस टाइप के बाजार में ऐसा होता है? जल्दी बताओ। तो ये आपको अल्पाधिकार जो बाजार संरचना है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अल्पाधिकार बाजार संरचना में यानी ओलिगोपोली में जो बाजार का मांग वक्र होता है उसका प्रतिनिधित्व फर्म का मांग वक्र करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस चालुक्य राजा ने किया था? किसने किया था? तो ये किया गया था पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट उत्पाद को निम्नलिखित में से किसके अधीन बेचा जाता है? टूथपेस्ट उत्पाद को किसके अधीन बेचा जाता है? किसके अधीन? तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अधीन, यानी इसका जो टूथपेस्ट उत्पाद का जो मार्केट है वह एकाधिकारी प्रतिस्पर्धात्मक मार्केट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रामीण बैंक का नाम नदी के नाम पर रखा गया है? तो आपको इन चारों में से आप बताना है कौन सा एक ग्रामीण बैंक है जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया है। तो वह आपका वर्धा ग्रामीण बैंक। वर्धा ग्रामीण बैंक वर्धा नदी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किन्सवादी अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से इस पर बल दिया गया है? किन्सवादी अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है? तो मुख्य रूप से व्यय पर बल दिया गया है। ठीक है, किन्सवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है? व्यय पर। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसकी धार्मिक पुस्तक है?
आदि ग्रंथ किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आदि ग्रंथ किसकी धार्मिक पुस्तक है? यह सिखों की धार्मिक पुस्तक है और इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन देव के द्वारा इसका संकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोसुंग एक पर्वत है, वह कहाँ मनाया जाता है? पर्वत नहीं, सॉरी, पर्व है। लोसुंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? लोसुंग पर्व कहाँ मनाया जाता है? जल्दी बताओ, लोसुंग पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो लोसुंग पर्व जो है वह सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? आसान सा क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? यह क्या गया था? 261 ईसा पूर्व में। कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर ने अपना मैक्सिमम उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिया और एग्जैक्ट इससे और थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ोगे तो अर्धमगधी। क्या होगा? अर्धमगधी। ठीक है, अगर कहीं अर्धमगधी मिल जाए तो आपका ये सही होगा, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे ऑप्शन में अर्धमगधी है नहीं और अर्धमगधी जो है वो प्राकृत भाषा का ही एक रूप है, इस कारण से हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहाँ है? ये है कश्मीर में। आपको ये बताना है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया गया था ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा। किसके द्वारा? ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये किस वंश का राजा था? तो ये कारकोटा डायनेस्टी का राजा था। किसका? कारकोटा। ठीक है, कारकोटा वंश का ये राजा था ललितादित्य मुक्तापीठ, और इन्होंने ही मार्तंड जो सूर्य टेम्पल है उसका निर्माण करवाया था कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। तीसरा है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। और चौथा है, भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व से मिला है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो सी स्टेटमेंट देखो, ये आपका गलत है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से उल्टा है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का जो पोजीशन था वो उत्तर वैदिक काल से ज़्यादा अच्छा था और वहाँ पर सभा में उनको सम्मिलित होने का भी परमिशन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों का जो गरिमा है वह थोड़ा सा धूमिल होने लगा था। स्त्रियों का जो समाज में अस्तित्व है उस पर थोड़ा अंकुश लगने लगा था और उनको थोड़ा नीचा दिखाने का कोशिश किया जाने लगा था। इस कारण से आपका सी स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? कौन सा वो राष्ट्रकूट शासक था? तो वो था कृष्ण प्रथम। ठीक है, एलोरा के पर्वतों को काटकर इसने कैलाश मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? किसका है? ये रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही फेमस है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। और बेबीलोन, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा बेबीलोन से, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, और 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। और जिस वक्त सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस वक्त यहाँ के शासक कौन थे? तो धनानंद थे यहाँ के शासक। ठीक है, जो नंद वंश के शासक थे, महापद्मनंद के पुत्र थे, आखिरी पुत्र। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? जल्दी बताओ, रंगीन टीवी का प्रसारण भारत में कब शुरू हुआ था? तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे टीवी का नहीं पूछा जा रहा है, रंगीन टीवी का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टीवी का यहाँ से जो प्रसारण यहाँ पे चालू हुआ था वो हुआ था 1959 में पहली बार। ठीक है, 1959 से टीवी चालू हो गया था और 1982 में जाकर रंगीन टीवी का जो कमर्शियल मार्केट है वह चालू हुआ था। ठीक है, और उस वक्त एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, लेकिन फिर बाद में इसको स्प्लिट करके 2 चैनल बनाया गया, दूरदर्शन और दूरदर्शन शायद 2 था, DD1 DD2। ठीक है, इस तरह से 2 चैनल भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? क्या है नाम इसका? इसका नाम है तेजस। क्या नाम है? तेजस नाम है। अगला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध डैश है। तो ओलिव रिडले आपने नाम सुना है बहुत बार, ओलिव रिडले का। तो ये क्या है? यह एक कछुए की जाति है। ठीक है, ओडिशा क्षेत्र में ये अधिकतर पाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? इन चारों में से आपको बताना है, 4 तो है नहीं, 3 है, इसमें से आपको ये बताना है कि किस क्षेत्र को अजात शत्रु कभी पराजित नहीं कर सका था। तो कौन सा क्षेत्र है वो क्षेत्र है अवंती, जिस पर कभी अजात शत्रु जीत नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वह है प्राकृत। ठीक है, देखो अशोक का जब शिलालेख हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम जो भाषा है जैसे प्राकृत है, उसके बाद फिर इंडो ग्रीक का भी इसमें बहुत जगह मिला है। ठीक है, लिपि भी अलग अलग है, जैसे खरोष्टी है, ब्रह्मी है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस में और बहुत सारी लिपियों में मिला है, लेकिन मैक्सिमम जो भाषा में मिला है वो है आपका प्राकृत भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृषध्वज। कौन था? वृषध्वज था अंतिम मौर्य सम्राट। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी वर्तमान में कौन है? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी हैं, कौन है? ये है राजीव बंसल। ठीक है, कौन है? राजीव बंसल हैं एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर डैश भवन रखने का फैसला किया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा या क्या रखा गया? तो ये रखा गया सुषमा स्वराज भवन। क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। नाम जो भी चेंज हुआ है इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2020 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है ऋषि सुनक को। किसको किया गया है? ऋषि सुनक को ब्रिटेन का जो वित्त मंत्री है वह नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसको 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ये चुना गया है मनप्रीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2020 में अंगन फो हुनवा यानी अर्ली पैडी क्रॉप कार्यक्रम शुरू किया है? अर्ली पैडी क्रॉप या अंगन फो हुनवा नामक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है मणिपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI का नया अध्यक्ष कौन होगा? 2021 के लिए ICAI का नया अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा? ये होंगे अतुल कुमार गुप्ता। ICAI का नया अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फरवरी 2020 में वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया? किसने फरवरी 2020 में वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है?
तो वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है रॉबिन सिंह को। किसको किया गया है? रॉबिन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है अजय पटेल को। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में वेंडल रॉड्रिग्स का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वेंडल रॉड्रिग्स किस फील्ड से संबंधित थे? तो वेंडल रॉड्रिग्स एक फैशन डिजाइनर थे। क्या थे? एक फैशन डिजाइनर थे। अगला क्वेश्चन है, मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर। मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? प्रीति के श्रॉफ। प्रीति के श्रॉफ हैं मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बैंकों के बीच कौन से बैंक ने ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की सूची में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 के रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो ब्रांड वैल्यू है वह किस बैंक का है? तो किस बैंक का है? वह है आपका इंडसइंड बैंक का। किस बैंक का है? इंडसइंड बैंक का ब्रांड वैल्यू सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 2 मास 11579119 बी नामक सबसे प्रसिद्ध बेबी जायंट प्लैनेट की खोज की है? बेबी जायंट प्लैनेट की खोज की है, उसका नाम आपने देखा, आपको बताना है किस इंस्टीट्यूट ने इसकी खोज की है। तो इसका खोज किया गया है रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर.के. पिचौरी का फरवरी 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किसके पूर्व प्रमुख थे? आर.के. पिचौरी किसके पूर्व प्रमुख थे? तो आर.के. पिचौरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, 2020 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो 2020 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया गया था लद्दाख में। कहाँ किया गया था? लद्दाख में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो क्या गाइस, ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर जो करंट है उसका पोर्शन एग्जाम में कितना रहता है और इतना ज़्यादा करंट क्यों पढ़ा रहे हो? तो देखो करंट पढ़ाने का मेरा मोटिव है ताकि आपका एग्जाम तक जो करंट अफेयर्स है उसका भी बहुत हद तक सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं 15 करंट अफेयर्स डालता हूँ, नहीं तो मैं 5 करंट अफेयर्स भी डालता तो चलता, ठीक है। लेकिन अधिकतर करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, एग्जाम में जो भी आए आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ाई करने के दौरान आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी अच्छा खासा हो जाना चाहिए, ठीक है। इस कारण से मैं 15 डेली डालता हूँ। क्लियर है? चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।